नमस्कार छात्रों, परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सबके लिए भोजन इस पाठ के दूसरे वीडियो के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का अध्ययन करेंगे। उसमें पहला पॉइंट है फसलों की सुरक्षा। कीड़ों द्वारा अथवा रोग लगने से फसलों को हानि पहुंचती है। इनसे बचाव के उपाय के रूप में कीड़ों, रोगकारक जंतुओं का विनाश करने वाले कीटनाशक फसलों पर छिड़के जाते हैं अथवा बीजों की बुआई के पहले ही उन पर कुछ औषधियाँ चुपड़ दी जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हो कीटनाशक का छिड़काव फसलों पर किया जा रहा है। दूसरा है अनाजों का भंडारण। खेती के उत्पादनों में वृद्धि लाने के साथ साथ खेतों से प्राप्त अनाजों का ठीक ढंग से भंडारण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अनाजों के भंडारण के लिए कौन कौन सी विधियों को उपयोग में लाते हैं, आपको चर्चा करनी है। किसान खेतों से मिले अनाज को धूप में सुखाकर बोरों में भरते हैं। ये बोरे घर में अथवा बिक्री के बाद गोदामों में या दुकानों में ही अधिक संख्या में रखे जाते हैं। भंडारित अनाज का विनाश दो प्रकार से होता है। कीड़े, चींटियाँ, चूहे, घूस द्वारा अनाज का अत्यधिक विनाश होता है। नम और वायुरोधी स्थान पर अनाज का संग्रह करने से उसमें फफूंदी लग जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहता। देखिए, यह चित्र में आपको अनाज का गोदाम बताया हुआ है। कीड़ों तथा चींटियों के उपद्रव से अनाज की सुरक्षा के लिए अनाज के संग्रह वाले स्थान पर उपयुक्त दवाओं का छिड़काव करते हैं अथवा अनाज के भंडार के चारों ओर फैला देते हैं। अनाज के भंडार में नीम की पत्तियां भी मिला देते हैं। बाजार में अनाज के भंडार में रखे जाने वाले संरक्षक रसायन भी मिलते हैं। उनकी गंध के कारण अनाज में कीड़े नहीं लगते। यह आप घर पर अगर चर्चा करोगे तो यह बातें भी आपको पता चलेगी कि घर में अनाज का भंडारण किस तरह किया जाता है। अब अनाज का संग्रह करने वाली जगह को पर्याप्त शुष्क रखते हैं जिससे अनाज में फफूंदी न लगे। साथ ही यह सावधानी भी रखते हैं कि उस स्थान पर हवा का आना जाना होता रहे। थोड़ा सोचो, अनाज का संग्रह करने के लिए कोठलों, पलाश की पत्तियों से बनी टोकरियों अथवा मिट्टी से बनी कोठियों का उपयोग किया जाए तो क्या लाभ होता है? इस बात पर आपको घर पर चर्चा करनी है। खाद्य संचयन और पर्यावरण संवर्धन। मनुष्य की भांति अन्य कुछ सजीव भी अपने भोजन का संग्रह करते हैं। विभिन्न सजीव अलग अलग विधियों से अपने भोजन का संग्रह करते हैं। जैसे चींटियाँ अपने भोजन का संग्रह करती हैं, इसी प्रकार मधुमक्खियाँ फूलों से प्राप्त किए गए मकरंद को शहद के रूप में छत्तों में संग्रहित करके रखती हैं। गिलहरी भी फलों के बीजों का संग्रह करती हैं। इस प्रकार भोजन का संग्रह करने के कारण जब आवश्यक हो उस समय इन प्राणियों को भोजन उपलब्ध हो सकता है। इन चित्रों में आपको खाद्य संचयन की कुछ अन्य प्राणियों का खाद्य संचयन कैसे होता है यह बताया हुआ है। वनस्पतियाँ अपने लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ का निर्माण सतत करती रहती है। फिर भी प्रकृति में ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो अपने लिए भोजन का संग्रह करती हैं। तुमने वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार के कंद देखे हैं, जैसे प्याज, आलू, अदरक, लहसुन के कंद अर्थात उस वनस्पति के तने का भाग है। शकरकंद, मूली, गाजर, चुकंदर ये उन वनस्पतियों की जड़ें हैं। इन भागों में ये वनस्पतियाँ भोजन का संग्रह करती हैं। आवश्यकतानुसार हम भी घर में खाद्यान्नों का संग्रह करते हैं। यह आप घर पर देख सकते हो कि हमारे घर में भी कुछ खाद्यान्नों का संग्रह हम करके रखते हैं। सुधारित कृषि प्रौद्योगिकी द्वारा भारत में अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन हो रहा है। यह बचा हुआ अनाज बड़े बड़े गोदामों में संग्रहित किया जाता है। किसी वर्ष बाढ़, अकाल, तूफान, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा खेती को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। भूकंप जैसी आपदा द्वारा लोग विस्थापित होते हैं, उन्हें भी अनाज की कमी का अनुभव होता है। ऐसे समय पर गोदामों के अनाजों के भंडार का उपयोग किया जाता है। सस्ते अनाज की दुकान में जाना।
राशन व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए अपने परिसर की दुकान के दुकानदार से मिलो। देखो कि वहाँ कौन कौन से प्रकार के अनाज मिलते हैं। आप अपने पेरेंट्स की इसके लिए हेल्प ले सकते हो। अगला पॉइंट है हरित क्रांति। हमारा देश खाद्यान्न के संदर्भ में आत्मनिर्भर हो गया। साथ साथ आवश्यकता से अधिक उत्पादित खाद्यान्न का हम विदेशों में निर्यात भी कर सकते हैं। हमारे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई यह प्रचंड वृद्धि ही हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, हरित क्रांति किसे कहा जाता है। वैज्ञानिकों, विज्ञान प्रचारकों और किसानों के सम्मिलित प्रयास द्वारा यह हरित क्रांति संभव हुई। गेहूं और चावल के बीजों में सुधार करके हरित क्रांति लाने का श्रेय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। इस तस्वीर में आपको उनकी तस्वीर यह बताई गई है। अगला है खाद्यान्न सुरक्षा। भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक और पर्याप्त भोजन मिलता रहे, इस उद्देश्य से बहुत से देशों द्वारा खाद्यान्न की प्रत्याभूति देने के लिए अधिनियम बनाए गए हैं। इन अधिनियमों को खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2013 में हमारे देश ने भी खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम बनाया है। इस अधिनियम द्वारा कुपोषण, अनाहार मृत्यु और भूखमरी इत्यादि समस्याओं का सामना करना संभव हो चुका है। आपको खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम पर भी सवाल पूछा जाता है। अगला पॉइंट है कृषि सहायक उपक्रम। इस उपक्रम द्वारा किसानों को खेती संबंधी आधुनिक प्रौद्योगिकी, सिंचाई की सुविधाएं, सुधारित बीजों, विभिन्न खादों तथा कीटनाशकों के उपयोग आदि जानकारी प्राप्त होती है। अब किसान जलवायु का पूर्वानुमान, खेती विषयक जानकारी कृषि सहायक केंद्र से प्राप्त करते हैं। आपको इस तस्वीर में कृषि सहायक केंद्र से जानकारी प्राप्त करता एक किसान बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके लिए कृषि विद्यालय भी प्रारंभ किए गए हैं। इन विद्यालयों में किसानों के परिवार के सदस्य खेती संबंधी नवीन प्रौद्योगिकी सीखते हैं। कृषि उपज बाजार समितियों के माध्यम से खेती के उत्पादनों की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं ताकि एक किसान से दूसरे किसान को भी उसका लाभ हो। सरकारी कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों, दूरदर्शन, समाचार पत्रों, विभिन्न पत्रिकाओं, कृषि पर आधारित विशेषांकों इत्यादि के माध्यम से आधुनिक खेती का प्रचार एवं प्रसार किया जाता है। सुधारित विधियों का उपयोग करके भरपूर उपज प्राप्त करना सभी किसानों के लिए संभव हो गया है। इसका लाभ संपूर्ण देश को हो रहा है। क्या तुम जानते हो, जैविक या कार्बनिक कृषि? प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करके की जाने वाली खेती को जैविक या कार्बनिक कृषि कहते हैं। यह पारंपरिक खेती का ही एक प्रकार है। या आपसे सवाल पूछा जाएगा, कार्बनिक या जैवनिक कृषि जो है यह पारंपरिक खेती का प्रकार है, सही या गलत? इस तरह इस खेती में जमीन के पोषक तत्व जमीन में बने रहते हैं। इस खेती में उपयोग में लाए गए कार्बनिक कीटनाशक भी हमारे शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। इस खेती में पैदा होने वाला अनाज कसदार होता है। इसके अतिरिक्त वह स्वाद में भी उत्तम होता है। इसलिए किसानों द्वारा जैविक कृषि पसंद की जाने लगी है। इस खेती में वनस्पतियों और प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाले खादों का ही उपयोग किया जाता है। इनमें हड्डियों के चूर्ण, मछली, गोबर की खाद, प्राणियों के मलमूत्र, सूक्ष्मजीवों द्वारा सड़ाए गए प्राणियों के अवशेष इत्यादि का समावेश होता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। खेती में जितना आवश्यक हो उतने ही पानी का उपयोग करें। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते समय सावधानी रखें। उनका अतिरिक्त उपयोग कदापि न करें। हमने क्या सीखा? खरीफ तथा रबी खेती के मुख्य मौसम हैं। सुधारित कृषि प्रौद्योगिकी द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है। कृषि सहायक उपक्रम द्वारा किसानों को खेती के संबंध में नवीन प्रौद्योगिकी की जानकारी मिलती है। होमवर्क: स्वाध्याय में जो भी सवाल आपसे पूछे गए हैं उन सारे सवालों के जवाब यह पाठ आपको फिर से पढ़ना है
और उन सभी सवालों के जवाब आपके नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।